हे गाइस, मैं हूं दिनेश मेहरा। आप सभी लोगों का स्वागत है सॉल्व गुरु में। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंतिम पड़ाव की तरफ, जो है आज डे 3। आज हम ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ज़्यादा टॉपिक हमारे पास बचे नहीं है। अब हमारे पास में कुछ एक ही टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के साथ में। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं नेम रिसोल्यूशन, या उसको हम बोल सकते हैं रिसॉल्विंग स्कोप ऑफ अ नेम। तीसरा आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास डेटा ऑब्जेक्ट्स के साथ में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के साथ में। तो अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चले तो इसकी डेफिनेशन बोलती है कि स्कोप रेफर टू पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम विद इन विच अ नेम इज अ लीगल एंड एक्सेसिबल। तो ये इसकी डेफिनेशन बोलती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा समझें तो ये हो सकता है कि देखो, वेरिएबल जो होते हैं, हम सबको पता है कि एक प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल यूज में लेते हैं। तो वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम के अंदर उसका क्या रोल है, कहाँ तक वो एक्सेसिबल होगा, तो ये सारा काम वेरिएबल का होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। हमारे पास में पाइथन के अंदर दो तरीके के स्कोप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लोबल स्कोप के बारे में, और जो दूसरा है वो है लोकल स्कोप। तो चलो ग्लोबल स्कोप को समझते हैं। अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल डिफाइंड इन अ मेन प्रोग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं या फिर मेन सेक्शन। सच वेरिएबल्स आर सेड टू हैव अ ग्लोबल स्कोप। तो मतलब ऐसे वेरिएबल्स जो मेन प्रोग्राम में लिखे जाते हैं, या मेन प्रोग्राम के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है, या फिर मेन सेक्शन के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो जैसे अभी मेरे पास में ये वाला जो पार्ट हमारे पास में दे रखा है, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट है फंक्शन वाला पार्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि डिफाइन सम हमने यूज में लिया है। यहाँ पर हमने एक पैरामीटर दिया c इक्वल टू a प्लस वाई, और रिटर्न इक्वल टू मैंने यहाँ पर सी करा है। अब जो मेन प्रोग्राम शुरू होता है वो आपका यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से शुरू होता है आपका मेन प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने लिखा x इक्वल टू 5, y इक्वल टू मैंने 10, एंड z इक्वल टू, यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया एंड z को प्रिंट कराया। तो अब ये देखो, यहां पर जो मैंने y को डिफाइन किया है, यहां पर जो मैंने y को डिफाइन किया है, लेकिन इसको ये कहां पर हुआ है, ये मेन सेक्शन के अंदर वेरिएबल को डिफाइन किया, लेकिन इसको मैं फंक्शन के अंदर यूज में ले रहा हूं। मतलब किसी दूसरी जगह पर इस वेरिएबल को मैं यूज में ले रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ऐसे वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट क्या जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं लोकल स्कोप के बारे में। तो लोकल स्कोप के बारे में अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो अ लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ फंक्शन। तो ऐसे वेरिएबल्स जो सिर्फ फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है, तो सच वेरिएबल आर सेड टू हैव अ लोकल स्कोप। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, लोकल स्कोप बोलते हैं। मतलब ऐसे वेरिएबल जिसको फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, और वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज में लिए जा सकते हैं, उनको मेन प्रोग्राम के अंदर यूज में नहीं लिया जा सकता। तो उसको हम बोलेंगे लोकल स्कोप। तो इसको भी चलो अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब यहां पर जो a और जो b है, देखो सम ये पूरी की पूरी ये क्या हो गई, मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पर मैंने इसको पूरा फंक्शन बनाया। लेकिन इन फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पर a एंड b। तो यहाँ पर ये a एंड b जो वेरिएबल है, ये क्या है, आपके लोकल स्कोप है। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों a और b का यूज अगर मेन प्रोग्राम के अंदर मैं करता हूं, तो वहां पर क्या होगा, एरर होगा। जैसे मैंने इसके अंदर क्या दिया है, जैसे b है, इस b को मैंने इस मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने इसको यहां पर इसको मैंने यूज में लिया है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ये वाली लाइन क्या हो जाएगा, फिर मुझे एरर शो कर देगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो यहां से आपका प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम शुरू हुआ, यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट हुआ मैंने सी के अंदर फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से ए बी को कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट होकर के आपका रिटर्न हो गया। रिटर्न के बाद में यहाँ पर सी के अंदर मेरे पास में 15 आ गया। 15 के बाद में यहाँ पर अगर मैं प्रिंट बी करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बी जो है वो क्या हो जाएगा, लोकल स्कोप। तो लोकल स्कोप को आप मेन प्रोग्राम के अंदर यूज में नहीं ले सकते, जबकि ग्लोबल स्कोप को आप कहीं पर भी पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज में ले सकते हो। चाहे आपके पास में आपने उस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बनाया हो, दो फंक्शन बनाए हो, या जितने भी फंक्शन बनाए हो, हर फंक्शन के अंदर आप उस वेरिएबल को यूज में ले सकते हो।
ओके अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नेम रिसोल्यूशन, या उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ अ नेम। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये काम करता है एलईजीबी रूल के अकॉर्डिंग काम करता है। अब भला ये एलईजीबी रूल है क्या? तो सबसे हम पहले बात करते हैं। एल का मतलब लोकल, ई का मतलब है एनक्लोजिंग, जी का मतलब ग्लोबल, एंड फोर्थ है आपका आता है बी, जिसका मतलब है बिल्डिंग। मतलब एक पूरे प्रोग्राम के अंदर जब भी हम फंक्शन से रिलेटेड अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ये चारों चीजें काम में आएगी। मतलब लोकल भी काम आएंगे, ये एनक्लोज भी करना पड़ेगा, ग्लोबलाइज भी करना पड़ेगा, बिल्डिंग भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनको क्या करना है, इनको समझने के लिए हमारे पास में कुछ केस और कुछ सिचुएशन है जिनको हमको समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास में सबसे पहली सिचुएशन को, मतलब केस नंबर 1 को। केस नंबर 1 क्या बोलता है कि वेरिएबल इज अ ग्लोबल स्कोप। मतलब जो वेरिएबल जो है वो क्या है, ग्लोबल स्कोप, बट नॉट इन अ लोकल स्कोप। जबकि वो क्या हो सकता है, लोकल स्कोप नहीं हो सकता, बट नॉट इन अ लोकल स्कोप, लेकिन हम उसको वहां पर भी यूज में ले सकते हैं। चलो अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखो मेन प्रोग्राम मेरा यहाँ से शुरू होता है, नंबर 1। यहाँ पर मैंने यूजर के थ्रू एक नंबर पुट करा है। यहाँ पर सेकंड लाइन के अंदर यहाँ पर कह रहा है कि यूजर के थ्रू हमने सेकंड नंबर प्रिंट करा है। यहाँ पर प्रिंट सम, यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ पर देखो मेरे पास में 2 आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ, सीधा हम पहुंच गए कहां पर, इस जगह पर। यहां पर देखा, चेक किया, नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारे पास में सेम है, तो बिल्कुल सही है। देन उसके बाद में s इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या हुआ, s इक्वल टू एक्स प्लस वाई हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट एन नंबर 1। अब देखो ये नंबर 1 जो है ये किसका पार्ट है, ये यहाँ से आया है, मतलब मेन प्रोग्राम से आया है, ठीक है। लेकिन हमने फिर भी इसको कहां पर यूज में लिया है, फंक्शन के अंदर यूज में लिया है। मतलब सिंपली आप डेफिनेशन को देखो, क्या कह रहा है, वेरिएबल इन अ ग्लोबल स्कोप, तो ये हो गया मेरा ग्लोबल स्कोप। बट अगर मैं इसको यहां पर यूज में लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बट इन नॉट इन अ लोकल स्कोप, तो ये लोकल स्कोप की तरह वर्क नहीं करेगा, ये ग्लोबल स्कोप की तरह ही काम करेगा। वेरिएबल नंबर 1 इज अ ग्लोबल वेरिएबल, नॉट अ लोकल वेरिएबल। अंडरस्टूड, आया आपको केस नंबर 1 समझ में अच्छे से। चलो हम बात करते हैं केस नंबर 2, मतलब सिचुएशन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सिचुएशन नंबर 2 क्या बोलता है, वेरिएबल नाइदर इन अ लोकल स्कोप नॉर इन ग्लोबल स्कोप। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, मेन प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, डायरेक्टली फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। तो हम चलते हैं, यहाँ पर कॉल हुआ तो हम सीधा यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर देखा कोई पैरामीटर नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पर हेलो प्रिंट कराया, एंड यहाँ पर यूज में लिया है नेम। अब देखो नेम, नेम क्या हुआ, नेम एक तरीके का वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल है तो अब इस वेरिएबल को डिफाइन, ना तो हमने इसको लोकल के अंदर कहीं डिफाइन किया और ना तो कहीं ग्लोबल के अंदर इसको डिफाइन किया, ठीक है। आया समझ में केस नंबर 2। तो ये क्या कह रहा है कि वेरिएबल नाइदर इन अ लोकल स्कोप नॉर इन अ ग्लोबल स्कोप। अगर ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो हमेशा वो क्या करेगा, एरर आपको शो करेगा। क्या करेगा, दिस वुड रिटर्न एरर एज नेम, क्योंकि नेम जो है वो नेम नाम का वेरिएबल उसको कहीं पर भी नहीं मिला, ना तो उसको लोकल वेरिएबल के अंदर मिला है, ना और ना ही उसे ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, या सॉरी लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप के बारे में। ओके अब हम बात करते हैं केस नंबर 3, मतलब सिचुएशन नंबर 3। सम वेरिएबल्स नेम इन अ लोकल स्कोप एज वेल एज इन अ ग्लोबल स्कोप। अच्छा, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, चलो एक हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू फिर से एक और समझते हैं। यहां पर देखो मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया है टाइगर, टाइगर की मैंने वैल्यू दी है 95, ठीक है। यहां पर मैंने प्रिंट किया टाइगर, तो आउटपुट भी मेरा क्या आना चाहिए, 95, तो ये यहां पर मेरा 95 आया, गॉट इट। चलो इतना तो आ गया। अब यहाँ पर ये क्या हुआ है, कॉल हुआ स्टेट वन। स्टेट वन को जैसे मैंने यहाँ पर कॉल किया तो फंक्शन यहाँ से सीधा ये जंप किया इसको यहाँ पर स्टेट वन। अब यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, टाइगर, वही वेरिएबल का नाम है जो ग्लोबल के अंदर दे रखा है। लेकिन अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल को अगर हम देखें तो दोनों वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो अलग अलग है। अगर ग्लोबल के अंदर हम देखा जाए तो इसकी क्या हुई 95, लेकिन अब यहाँ पर आ गया वही वेरिएबल है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई 15, और प्रिंट कराया हमने वेरिएबल को।
तो अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 95 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन 15 कैसे आया? क्यों? अगर हमने यहाँ पर, चलो हमने यहाँ पर प्रिंट टाइगर क्या कराया, तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो टाइगर है ये पहले अपने एरिया के अंदर फाइंड आउट करेगा, मतलब अपने फंक्शन के अंदर इसको चेक करेगा। अगर ये वेरिएबल यहाँ पर इसके अपने एरिया में मिल जाता है, तो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। तो उसको यहाँ पर टाइगर मिला, 15 वैल्यू हुई, तो यहाँ पर आउटपुट क्या हुआ, 15। यहां से सीधा जंप होकर के प्रोग्राम पहुंचा इस जगह पर, यहां पर इसको क्या मिला, प्रिंट टाइगर। अब यहां पर भी टाइगर क्या हुआ, क्या करेगा, वही ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपने एरिया के अंदर इसको चेक करेगा। अपने एरिया के अंदर चेक किया इसने, इसको अपने एरिया के अंदर जो टाइगर था उसके अंदर इसको वैल्यू क्या मिली, 95, तो इसलिए हमारा आउटपुट भी क्या हुआ, 95। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ एक ऐसे वेरिएबल्स जो होते हैं जिनका नाम सेम है और जिनको दोनों जगह पर यूज में लिया जा रहा है, मतलब ग्लोबल स्कोप की तरह भी यूज में लिया जा रहा है, लोकल स्कोप की तरह से भी यूज में लिया जा रहा है। आई बात समझ में? चलो हम बात करते हैं केस नंबर 4 को। केस नंबर 4 के अंदर क्या बोल रहा है कि यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ लोकल स्कोप। क्या हुआ, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? चलो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ऑलमोस्ट जो केस 3 है और जो 4 है वो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन एक छोटा सा स्लाइट सा डिफरेंस है इन दोनों को समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, अब पहले मैं आपको आउटपुट भी दिखाता हूँ। ओके, लास्ट ईयर के अंदर यहाँ पर 95 आया था थर्ड केस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अब 15 आया। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर देखो प्रोग्राम इसने यहाँ से शुरू किया, टाइगर इक्वल टू 95, इट्स ओके। टाइगर हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल की वैल्यू हमने डाली है 95, प्रिंट हमने टाइगर कराया, तो प्रिंट टाइगर यहाँ पर कराया तो आउटपुट मेरा यहाँ पर क्या आ गया, 95। इट्स ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं यहाँ पर स्टेट 1 के अंदर। स्टेट 1 क्या हुआ, फंक्शन कॉल, ना कोई आर्ग्यूमेंट ना कोई पैरामीटर, ठीक है। तो ये है सीधा प्रोग्राम जंप हुआ इधर यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में वही फिर चेक करेगा आर्ग्यूमेंट पैरामीटर को, फिर उसके बाद में यहाँ पर आया, यहाँ पर इसको क्या मिला, ग्लोबल टाइगर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, टाइगर को ग्लोबली फिर से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब अब ये यहाँ पर लोकल नहीं हुआ, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, हमने उसके आगे कीवर्ड क्या लगा दिया, ग्लोबल। तो अब ये जो वेरिएबल है टाइगर, ये क्या हो गया, ग्लोबली डिक्लेयर हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, टाइगर की वैल्यू क्या हो गई, 15। तो अब ग्लोबली टाइगर की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। तो यहाँ पर प्रिंट क्या हुआ, 15, तो यहाँ पर ये प्रिंट 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद में सीधा यहाँ पर आने के बाद में प्रोग्राम जंप करेगा सीधा यहाँ पर। यहाँ पर इसको मिला फिर से प्रिंट टाइगर, प्रिंट टाइगर मिला, तो अब क्या कराया था हमने, ग्लोबल टाइगर कराया था। ग्लोबल टाइगर का मतलब मतलब टाइगर को हमने यहाँ पर ग्लोबली फिर से डिफाइन कर दिया था और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दी थी, 15 करा दी थी। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गई, इसकी वैल्यू 15 आ गई। हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास डेटा ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर एंड फंक्शन कॉल्स। तो ये इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है। अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं इस चैप्टर के। तो इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर भी कुछ सिचुएशन होती है, ये भी कुछ तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर पासिंग एन इम्यूटेबल टाइप्स वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो म्यूटेबल एंड म्यूटेबल्स डेटा टाइप्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि म्यूटेबल एंड म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक एग्जांपल के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिखा है और हम सबसे पहले आउटपुट जनरेट कर देते हैं, तो हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर 3। नंबर 3 मैंने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर 3 हुआ, तो मैंने यहाँ पर नंबर 3 को प्रिंट कराया। तो इस तो यहाँ पर प्रिंट कराया तो आउटपुट क्या जाएगा मेरा, तो यहाँ पर ये वाला नंबर 3 मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, सम को मैंने क्या कराया, कॉल कराया। यहाँ पर मेरा फंक्शन कॉल हुआ, एक आर्ग्यूमेंट एक पैरामीटर, तो यहाँ पर ये इधर गया, चेक किया बिल्कुल सही। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रिंट ए, प्रिंट ए हुआ है, तो प्रिंट ए की वैल्यू मेरे यहाँ पर मतलब जो ए है, तो अब ये जो ए है ये इस नम के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी मेरे पास में प्रिंट क्या आ जाएगा, 3। आउटपुट जो मेरा आ जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए इक्वल टू ए प्लस 2, तो मतलब यहाँ पर क्या करा रहे हैं हम, 3+2 करा रहे हैं, तो और वो चली जाएगी ए के अंदर वापस, उसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अब कितनी हो गई, 5।
5 हो गई, तो यहाँ पर हम वापस क्या करा रहे हैं, प्रिंट ए करा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हो गई मेरी वैल्यू 5। ठीक है, अब वापस क्या होगा, ये वापस आ गया यहाँ पर, इसने जंप किया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में प्रिंट नंबर, अच्छा जो भी एक्सचेंज हुआ है वो किसके अंदर हुआ है, ए के अंदर हुआ है, जबकि हमारी नम वाली वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या हुआ, 3 हुआ। तो इसलिए हम बोल सकते हैं पासिंग एन इम्यूटेबल टाइप्स वैल्यू ऑफ इन अ फंक्शन। तो इम्यूटेबल टाइप्स को भी हम यूज में ले सकते हैं, इम्यूटेबल जिसके अंदर हम इंटीजर, फ्लोट वगैरह इस तरीके के हम डेटास को यूज में लेंगे। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड केस के अंदर, सेकंड सिचुएशन के अंदर क्या कह रहा है कि पासिंग अ म्यूटेबल टाइप वैल्यूज टू अ फंक्शन मेकिंग चेंज इन अ प्लेस। अच्छा, बहुत बड़ा रोल है इसका, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इम्यूटेबल्स क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ट्यूपल्स, तो ये सब म्यूटेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, देखो जब भी हम डिक्शनरी बनाते हैं या टेबल बनाते हैं या लिस्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक होता तो वेरिएबल एक है, लेकिन उस एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो हम उसको स्टोर नहीं मतलब उस तरीके से हम स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पर लिस्ट 1 दिया, लिस्ट 1 के अंदर मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू डाली अभी 1। यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंट लिस्ट 1। तो जैसे ही मैंने लिस्ट 1 को मैंने प्रिंट कराया, तो ये मेरा यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी वापस सी बात, हम चले गए यहाँ पर, इस जगह पर आ गए, फंक्शन कॉल हुआ, पैरामीटर को सॉरी आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर को आपस में चेक किया, बराबर है, प्रिंट किया माई लिस्ट। तो इस अकॉर्डिंग माई लिस्ट के अंदर मेरे पास वैल्यू जो 1 डाल रखी थी, तो वो एज इट इज हो गई 1। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, माई लिस्ट मैंने यहाँ पर 0 दे रखा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो म्यूटेबल टाइप्स के होते हैं उनके अंदर हम जितने डालते हैं, अगर यहाँ पर सपोज कर लो आगे और भी वैल्यू होती, तो 1 2 3 हम 0 1 2 3 इस तरीके से होता है। लेकिन 0 का मतलब है जो यहाँ पर लिस्ट का जो फर्स्ट वैल्यू जो भी हो उसके अंदर हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे, मतलब 2 और ऐड कर देंगे। 2 ऐड करने के बाद में मैंने क्या किया, वापस उसी माई लिस्ट को मैंने प्रिंट कराया, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में फिर क्या हुआ, सीधा मेरा प्रोग्राम आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 1 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, एक पूरी की पूरी म्यूटेबल डेटा टाइप को अपडेट किया है। वो कोई एक वेरिएबल नहीं है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये होता है कि इसमें पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पिछले वाले की तरफ आप कंफ्यूज मत होना उसको। इसके अंदर केस 2 देखो, केस 2 क्या कह रहा है, पासिंग अ म्यूटेबल टाइप वैल्यूज टू अ फंक्शन, असाइनिंग पैरामीटर टू अ न्यू वैल्यू या वेरिएबल। इसको भी आप प्रोग्राम के थ्रू समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर देखो मैंने वही यहाँ पर यूज में लिया है कि मैंने एक L2 लिया है, मतलब लिस्ट 2 मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर मैंने उस लिस्ट के अंदर 2 वैल्यू दी है, मैंने 2 अलग अलग वैल्यूज दी है। ठीक है, अब 2 अलग अलग वैल्यूज दी हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंट मैंने L2 कराया, L2 के अंदर जैसे प्रिंट कराया तो ये मेरा आउटपुट आ गया 1 एंड 2। अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल होते ही मेरा यहाँ पर सीधा यहाँ पर गया, चेक करेगा पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के साथ में, बिल्कुल सही है। उसके बाद में प्रिंट L1 को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो L1 के अंदर ही आएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक न्यू और ले लिया है, एक न्यू और लिया है, जिसके अंदर मतलब लिस्ट आप इसको समझ सकते हैं, लिस्ट 3, उसके अंदर मैंने एक और उसको अपडेट करा दिया, एन 9 एंड 10। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो न्यू है, ठीक है ना, ये जो न्यू अभी जो लिया है, और ये L1 जो मैं यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ, मतलब L1 जो वर्क कर रहा है वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, L2 के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, न्यू वाले के अंदर स्विच करा दिया, स्विच कराया, तो यहाँ पर जब मैंने L1 को वापस मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया, 9 एंड 10 आ गया। क्या आ गया, क्योंकि देखो न्यू के अंदर स्विच कराया है। ठीक है ना, और फिर वापस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये सीधा मेरे पास में प्रिंट L2 आ गया, और L2 को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये मेरे पास में 1 2 को शो करेगा, ना कि 9 एंड 10 को। देखो मैंने यहाँ पर एक पूरे के पूरे वेरिएबल को मैंने चेंज कराया, या ये कह सकते हो म्यूटेबल डेटा टाइप को मैंने चेंज कराया है। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हो गया, जब आप किसी म्यूटेबल वेरिएबल को पूरा का पूरा आप एक्सचेंज करते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका ये आउटपुट जनरेट होगा।
तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है वो कंप्लीट होता है। हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपके सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर जो भी टॉपिक्स बोर्ड ने आपको डिसाइड किए हैं, हमने वो सारे टॉपिक डिसाइड किए हैं। हालांकि ये सारे टॉपिक्स एक कंप्लीट वीडियो के अंदर नहीं है, इसके मैंने 3 अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग वीडियो बनाया है। ये आज 3rd वीडियो है इसका। इसके अलावा 2 और वीडियो है, अगर वो भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के साथ में इसी तरीके से बेहतरीन वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लेता आता रहूंगा। तो अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 4 के बारे में भी मैं इसका एक वीडियो लेके आऊंगा और उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी विथ जो हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर नंबर 4, और उस चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे पाइथन लाइब्रेरीज के ऊपर। तो पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर भी हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन कौन से आपके टॉपिक दे रखे हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को ऊपर कवर करेंगे। तो जब तक के लिए आप रहिए बिल्कुल सुरक्षित घरों के अंदर, और बिल्कुल इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लोगों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।